ना देखो, सबसे पहले अभी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था न्यूटन थर्ड लॉ, है ना। न्यूटन थर्ड लॉ में मैंने क्या बताया था कि जितना एक्शन फोर्स होगा उतना ही रिएक्शन फोर्स होगा। किसी भी पॉइंट ऑफ इंस्टेंस पे अगर देखोगे, अगर किसी भी सरफेस पे जितना एक्शन फोर्स लगेगा वो सरफेस भी उतना ही रिएक्शन फोर्स लगाता है, बट दोनों का डायरेक्शन क्या होता है, रिवर्स, है ना। याद आया? हाँ, ओके, गुड। अब यहाँ देखिए, अब मैं बताना चाहता हूं आपको कि सी, जो नॉर्मल रिएक्शन होता है, बेसिकली नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, कुछ नहीं बल्कि जो भी सरफेस पे उसको आप रखोगे किसी भी ब्लॉक को, तो वो सरफेस जो है वो क्या होगा कि अपने ऊपर एक फोर्स महसूस करेगा। जितना फोर्स महसूस करेगा वो अपने ऊपर उतना ही फोर्स वो क्या करेगा, एक्शन रिएक्शन पेयर के थ्रू एक्शन फोर्स जितना लगेगा उसके करस्पॉन्डिंग रिएक्शन फोर्स लगाएगा उल्टा डायरेक्शन में। तो सिंपल आई कैन से दैट कि अगर कोई पार्टिकल को, देखो यहाँ तीन जगह मैंने दिखाया आपको, तीन सीन दिखाया है। अगर ये सिंपल ऐसा रखा रहता है अगर, तो उस समय हम बोलेंगे कि m/g जो है ग्रेविटी फोर्स बॉक्स पे यानी कि ब्लॉक पे, ये ब्लॉक जो है इस ब्लॉक पे ग्रेविटी फोर्स नीचे की ओर लगेगी। वो नीचे की ओर जाना चाहती है बट सरफेस उसको रोक रहा है। दिस मींस सरफेस पे जो फोर्स लगाया ब्लॉक ने कितना लगाया, mg ना। तो अगर सरफेस ने ब्लॉक पे mg लगाया है, अगर सॉरी ब्लॉक ने सरफेस पे अगर mg लगाया है, तो उसके बदले में रिस्पॉन्ड कितना करेगा वो भी, यानी कि सरफेस भी ब्लॉक पे कितना लगाएगा। तो ब्लॉक को अगर हम देखेंगे अगर, तो ब्लॉक पे भी एक फोर्स जो है फील होगा जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। और इसी नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू एक्जैक्टली इक्वल टू किसके हो जाएंगे, mg के, क्योंकि कोई भी यहाँ पे मोशन नहीं कर रहा है। ये पार्टिकल को ही देख लो ना, पार्टिकल रेस्ट में है कि मोशन में है। तो आप बोलोगे जैसे ही रेस्ट में है तो आपको क्या करना चाहिए, नेट फोर्स की वैल्यू 0 करना चाहिए, यानी कि बैलेंस करना चाहिए फोर्स। करेक्ट? फटाफट रिप्लाई कर जाओ, करेक्ट? यस, ओके। तो नेट फोर्स की वैल्यू 0 होंगी, यानी कि फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे, यानी कि mg जो है, जो ग्रेविटी इसको पुल कर रही थी mg से, और जो नॉर्मल जो है सरफेस जो उसको धक्का दिया था नॉर्मल ऊपर की ओर, ये दोनों इक्वल हो जाएगा, n मस्ट बी इक्वल टू mg हो जाएगा। सेम देखो यहाँ पे केस अगर हम करना चाहते हैं अगर, तो इस केस में क्या होता है, देखो ये एंगल अगर थीटा है तो यहाँ पे ग्रेविटी लगेगी mg sin थीटा। ये आपका रटा हुआ होना चाहिए, mg sin थीटा लगेगा अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन कितना होता है, mg cos थीटा होता है। अब तुम देखो ये ब्लॉक जो है mg cos थीटा से सरफेस को प्रेस कर रहा है, तो सरफेस बदले में जो फोर्स लगाएगा वो भी कितना लगाएगा, mg cos थीटा। बट उस फोर्स को हम लोग क्या नाम देते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू हो जाएगी, करेक्ट, वेरी गुड। सो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, mg cos थीटा। सो n मस्ट बी इक्वल टू हो जाएगा mg cos थीटा। और क्या ये mg sin थीटा को बैलेंस करने वाला कोई है क्या राइट नाउ? mg sin थीटा को बैलेंस करने वाला कोई है क्या राइट नाउ? कोई भी नहीं है। कोई भी अगर नहीं है तो उस केस में ये mg sin थीटा इस ब्लॉक को जो है नीचे की ओर पुल करेगा, और इस ब्लॉक के पास एक एक्सेलरेशन क्रिएट हो जाएगा। उस एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालने के लिए नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन का यूज करेंगे, वहां से एक्सेलरेशन निकल के आ जाएंगी। सिंपल बात याद रखो कि यहाँ पे जो इसके लिए ड्राइविंग फोर्स का काम करेगा वो कौन करेगा, या पुलिंग फोर्स का काम कौन करेगा, mg sin थीटा। तो जब भी इंक्लाइंड प्लेन पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखा रहे तो तुरंत आपके माइंड में आना चाहिए पुलिंग फोर्स कितना है, mg sin थीटा। और ये सरफेस को कितने फोर्स से पुल करेगा, mg cos थीटा से करेगा। रिमेंबर दिस फैक्ट, यहाँ पे n की वैल्यू mg cos थीटा के बराबर होगी। नाउ कम टू दिस पॉइंट, अगर इस तरह का सिचुएशन अगर हो तो उस केस में भी क्या करना पड़ता है, जिस पॉइंट पे यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जाओ, टेंजेंट ड्रॉ करो, टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद उस पे नॉर्मल ड्रॉ करो। जब आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो नॉर्मल कहां से पास होगा, सेंटर से ही तो पास होगा ना। जितने भी स्फेरिकल सरफेस होते हैं उन सब जगह पे नॉर्मल अगर मुझे ड्रॉ करना है किसी भी पॉइंट पे, तो कहां से पास होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। यानी कि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, इसकी वैल्यू r होती है, और ये इस पे परपेंडिकुलर होता है। और मैंने यहाँ पे क्या पॉइंट बताया आपको कि नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज ऑलवेज इट विल बी परपेंडिकुलर टू द, जो भी सरफेस है जिस सरफेस पे रखा रहेगा उस सरफेस पे हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये फोर्स अप्लाई होगा। सो रिमेंबर दीस 3 और 2 और 4 पॉइंट्स, ठीक है। ये हमेशा पुशिंग फोर्स होता है, ये आप याद रखो। पुलिंग फोर्स नहीं होता, ये हमेशा पुश करता है। देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे ब्लॉक को जो है, ये जो सरफेस है ब्लॉक को क्या कर रहा है, ऊपर की ओर पुश कर रहा है। ये सरफेस भी ब्लॉक को ऊपर की ओर पुश कर रहा है, ये सरफेस भी ब्लॉक को ऊपर की ओर पुश कर रहा है, यानी कि सेंटर की तरफ पुश कर रहा है। दिस मींस ये पुशिंग फोर्स है, ओके। एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस, मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है इसकी, 0 हो सकती है, कभी भी निगेटिव पॉसिबल नहीं है। सी मिनिमम कितनी होगी, 0 हो जाएंगी। अगर मान लो कि कोई ब्लॉक है m मास का, m का वैल्यू ले लेते हैं 10 kg, तो बताओ कि यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी होगी, फटाफट बताओ सब कोई। 100 न्यूटन, वेरी गुड, क्या बात है, तुम लोग का रिस्पॉन्स बहुत फास्ट आ रहा है, वेरी गुड। सो 100 न्यूटन का जो है वो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। अब तुम सोचो कि अगर किसी बच्चे ने अगर 10 न्यूटन का एक्स्ट्रा फोर्स लगा दिया ऊपर की ओर, तो 100 न्यूटन अभी नॉर्मल रहेगा कि कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, वेरी गुड, 90 हो जाएगा, कम हो जाएगा बेटा। देखो पहले ग्रेविटी 100 से खींच रही थी, तो ये धरती को जो प्रेस कर रहा था कितने से, 100 न्यूटन से,
लेकिन अगर तुम ऊपर की ओर 10 न्यूटन लगाओगे तो 100 में से 10 घटा तो बचेगा 90 न्यूटन, यानी कि नेट फोर्स अभी धरती को कितना मिल रहा है, 90 न्यूटन। तो रिप्लाई बैक भी कितना करेगा, 90 न्यूटन का, है ना। इसी तरह से अगर हम 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80 न्यूटन, या करेक्ट 80 न्यूटन हो जाएगा, वेरी गुड। इसी तरह से करते करते अगर किसी मोमेंट पे आप 100 न्यूटन कर दोगे तो नेट फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो, एंड दैट मींस कि नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएंगे। अब सोचो कि इसके बाद अगर आपने फोर्स लगाया 100 न्यूटन से ज्यादा, 110 न्यूटन लगा दिया अगर आपने, तो 110 न्यूटन पे क्या ये ब्लॉक उस सरफेस पे रहेगा या ऊपर उठ जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये कांटेक्ट ही छोड़ देगा, यानी कि कांटेक्ट लीव करने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, कंडीशन शुड बी n must be सी इक्वल टू जीरो। जिस मोमेंट पे n की वैल्यू तुम जीरो को इक्वेट करोगे, n की वैल्यू जीरो से इक्वेट करोगे, उस मोमेंट पे वो जस्ट लीव करने के कंडीशन में आ जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वीडियो लैग कर रहा है क्या? अब नहीं कर रहा है? कोई बात नहीं, लैग करे या कुछ भी करे, धीरे धीरे आप सुनते रहो, कोई बात नहीं, मैं वीडियो अपलोड करूंगा ही, डोंट वरी अबाउट दिस। अब इसमें लैग करेगा तो उसमें कुछ भी किया जा नहीं सकता। एक चीज कर सकता है मेरे को, नाउ अब चेक करो, अब वीडियो लैग कर रहा है क्या? थोड़ा, ओके, ठीक है, देखते हैं, फिलहाल तो अभी लैग नहीं करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, हाँ चलो, ओके आगे चलते हैं। तो ये बात, इतनी बात समझ में आ गई ना आपको, ये बात ध्यान रखने का, धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे जाते हैं वैसे वैसे आपको चीजें समझ में आने लगेगी। अभी पॉज हुआ कि पहले पॉज हुआ था? पहले से ज्यादा अटक रहा है क्या? ब्लड स्क्रीन, स्क्रीन नॉट क्लियर। पहले वाले नेटवर्क अच्छा था, पहले अच्छा था, ओके ठीक है, पहले वाला नेटवर्क ही कर देता मैं, डोंट वरी। अभी, अभी चेक करो, ठीक है। अभी अभी देखो तो, इज इट क्लियर नाउ? अभी बेटर है? अरे क्या करूं मैं अभी?
यार अभी क्लियर नहीं है क्या? 200 Mbps का स्पीड दिखा रहा है यार। चलो ठीक है, मैं करता हूं अभी। ओके, तो ये वाला स्लाइड देखो। अभी तुम लोग ना 2 मिनट पहले सुनो अच्छे से, ठीक है? उसके बाद फिर भी अगर कोई दिक्कत अगर आता है तो बताओ मुझे, ठीक है? मैं तुम्हारा जितने भी रिस्पॉन्स तुम्हारे आएंगे वो सारे रिस्पॉन्स देखते रहूंगा मैं, डोंट वरी, ठीक है? फिलहाल ये स्लाइड समझ में आ गया सबको? नेक्स्ट देखो। अभी देखो, मोशन ऑफ एनी कनेक्टेड बॉडीज, और कोई भी अगर कनेक्टेड बॉडीज अगर हो तो दो तरह से बॉडीज कनेक्टेड होता है। कौन कौन सा किस तरह से होता है? या तो एक बॉडी के ऊपर एक बॉडी रखा रहेगा, या फिर एक बॉडी को दूसरे बॉडी से एक रोप के थ्रू कनेक्ट किया जाएगा। यही तरीका है, दो तरीका। यस और नो? हम्म। सो अगर मैं बोलूं अगर कि ये बॉडी है और इस बॉडी के सामने एक और बॉडी रखा हुआ है, और इस पे अगर मैंने फोर्स लगाया, तो ऑब्वियस बात है, तो इसी इसी टाइप के एग्जांपल को हम लोग बोलेंगे कि ये कनेक्टेड बॉडीज का एग्जांपल है। या फिर दूसरा हम लोग बोल सकते हैं कि ये ब्लॉक रखा रहेगा, और दूसरा ब्लॉक जो है एक रोप के माध्यम से रोप के माध्यम से बंधा हुआ रहेगा। या तीसरा तरीका है कि ये रोप जो है मासलेस ना होकर के मैसिव हो जाए, यानी कि एक मैसिव मोटा सा जो रोप है जिसका खुद का भी मास होगा, वैसे रोप से ये कनेक्टेड है दो ब्लॉक्स। यानी कि ये दो तीन तरह के केसेस होते हैं। कभी ये हॉरिजॉन्टल होता है, कभी ये वर्टिकल होता है, कभी इंक्लाइंड प्लेन पे होता है, कभी टेबल पे रखा रहता है। तो टेबल पे रखे रहने की वजह से अगर एक फोर्स लगाएंगे, आपको डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन पे नॉर्मल रिएक्शन पूछ सकता है, या पूछ सकता है आपको टेंशन की वैल्यू। यही सब बात पूछी जाती है। यस और नो? यस। तो आइए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप की क्या क्या स्टेप्स हो सकता है। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले क्या करो कि वो पूरे जितने भी सिस्टम आपको दिया रहेगा, कनेक्टेड बॉडीज दिया रहेगा, उन सबको एक ही सिस्टम मान लो। यानी कि मान लो कि ये पूरा एक सिस्टम है। अगर मान लो 3 ब्लॉक्स का अगर दिया हुआ है, तो तीनों ब्लॉक को मान लो कि एक सिस्टम है, तो 3 ब्लॉक का मास इकट्ठा कर लो एक साथ, यानी कि टोटल मास ऑफ द सिस्टम निकाल लो। उसके बाद क्या करना है? एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम निकालना है। एक्सेलरेशन सिस्टम निकालने के लिए सबसे आसान तरीका बताता हूं मैं आपको। उस पूरे सिस्टम पे चेक करो, इंटरनल फोर्सेस नहीं, वो छोड़ दो, पूरे सिस्टम पे चेक करो कि नेट जो है वो पुलिंग फोर्स कितनी है, कितने फोर्स से वो पुल कर रहा है। और ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है कितने फोर्स से जो है वो रिटार्ड करने की कोशिश कर रहा है। रिटार्डिंग फोर्स कितना है, पुलिंग फोर्स कितना है, अगर वो दोनों अगर आपको मालूम चल जाए तो नेट फोर्स की वैल्यू आप क्या लिखोगे? पुलिंग फोर्स माइनस रिटार्डिंग फोर्स। यस और नो? साउंड जा रही है सबको? क्लियर? ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो क्या बोलेंगे कि एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम इज नथिंग बट एफ पुलिंग माइनस एफ अपोजिंग अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम। एक छोटा एग्जांपल लेते जाता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। जैसे मान लो कि एक सिस्टम है, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 4 kg का है, 3 kg का है, 2 kg का है। हमने इस पे फोर्स लगाया 10 न्यूटन, इधर से लगाया 2 न्यूटन। जल्दी से बताओ तो नेट फोर्स कितनी है सिस्टम की? नेट फोर्स कितनी है सिस्टम की? वेरी गुड। सो 10 न्यूटन, 2 न्यूटन, नेट फोर्स की वैल्यू आ जाएंगे 8 न्यूटन। टोटल मास ऑफ द सिस्टम कितना है? टोटल मास ऑफ द सिस्टम कितना है? 4 + 3 7, 7 + 2 9। वेरी गुड, राइट राइट राइट। ए बाकी लोगों को नहीं हो रहा है, लैग नहीं हो रहा है, किसी को वीडियो किसी का फ्रीज तो नहीं हुआ है? आराध्य तुम्हारा कैसे होता है बेटा? बाकी किसी का नहीं होता है? अपना इंटरनेट चेक कीजिए। जब मैं रिस्पॉन्स नहीं कर रहा तो समझो कि सबका सही चल रहा है। तो अपना इंटरनेट चेक करना है आप लोगों को, है कि नहीं? हाँ, थोड़ा बीच बीच में वीडियो डिस्टॉर्ट है, क्या करूं? अभी छोड़ दूं क्या इसको? बंद कर दूं अभी? इसीलिए तो डिले होता रहता है, हर दिन डिले होता रहता है कि चलो आज नहीं कल नहीं, क्योंकि कैसा है, सबको हैप्पी करने के चक्कर में और दिक्कत ही हो जाता है। बट ठीक है, मैं वीडियो अपलोड करूंगा ही ना। आप लोग को जितना समझ में आता है उतना ठीक है, नहीं तो आज से मैं किसी भी कीमत पे ना वीडियो अपलोडिंग करना चालू करता हूँ, एनी हाउ, चाहे कुछ भी हो जाए। तो सॉफ्टवेयर का क्रैक ढूंढ करके आज आज पूरा का पूरा वीडियो जो है वो कंप्रेस करके देन फाइनली आई विल सेंड यू। ओके, देखो एक्सेलरेशन की वैल्यू सबको आ गई। देखो यहाँ पे, सो 10 न्यूटन माइनस 2 न्यूटन कितना हो जाएगा? देखो यहाँ पे पहले ये बताओ कि यहाँ पे पुलिंग फोर्स कितना है। तो अगर ये पूरे सिस्टम को देखें अगर हम, तो ये पुल जो कर रहे हैं या पुश कर रहे हैं जो, वो 10 न्यूटन है, लेकिन अपोज कितना फोर्स कर रहा है? 2 न्यूटन।
तो हम बोलेंगे कि पुल जो मतलब पुश जो कर रहा है वो 10 न्यूटन है और जो अपोज कर रहा है वो 2 न्यूटन है, यानी कि नेट फोर्स कितना हो जाएगा सिस्टम पे 8 न्यूटन हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले ये करना है कैलकुलेट, फिर मास ऑफ द सिस्टम से डिवाइड करना है। जब ये दोनों काम कर लोगे तो एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम मिल जाएगा। एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम मिलने के बाद पूरा काम आसान हो जाता है, यानी कि स्टेप नंबर 1 हमेशा क्या रहेगा, एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम फाइंड आउट करना। इंटरनल फोर्सेस अगर कहीं पे भी फाइंड करना है, जैसे टेंशन फाइंड करना है या नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करना है, तो उस केस में जिस पॉइंट पे टेंशन फाइंड करना है, फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे अगर मुझे फाइंड करना 4 और 3 के बीच में नॉर्मल रिएक्शन, तो ये वाला पॉइंट से इसको कट कर लो, यानी कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। एक पार्ट तुम्हारा 2 3 का हो जाएगा और एक पार्ट हो जाएगा 4 का हो जाएगा, यानी कि ये 2 तरह की दुनिया में बदल जाएगा। तो जिस पॉइंट पे आपको टेंशन पूछा जाए या जिस पॉइंट पे आपको नॉर्मल रिएक्शन पूछा जाए, उस पॉइंट पे आपको कट करना है सिस्टम को 2 पार्ट में, और तब किसी एक पार्ट को सॉल्व करके हम ऑटोमेटिकली आंसर निकाल सकते हैं। जब आपको एक एक क्वेश्चन जो है दिखेगा, अभी मैं सारे क्वेश्चंस लूंगा, आपको सारे क्वेश्चंस में ये पैटर्न फॉलो होगा जो मैं बोल रहा हूं। सेपरेट सिस्टम इन 2 पार्ट्स एट द पॉइंट वेयर इंटरनल फोर्स इज टू बी फाउंड। जहां पे भी इंटरनल फोर्स फाउंड करना है ना, वहां पे कट करो सिस्टम को। स्टेप नंबर 1 वहां पे कट करो आप, एंड देन नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या लिख दो, मास इनटू एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट पे आप ये वाला इक्वेशन यूज कर लो। देखो मैं दिखाता हूं, मैं तो ज्यादा समझ में आएगा। ओके, सो 5 4 3 6 2, यहाँ पे मान लो कि तुम्हारे पास इतने फोर्सेस है, ठीक है। अब इतने फोर्सेस अगर है तो इस केस में अब तुम देखो 5 4 3 6 9, अब तुमको टोटल मास ऑफ द सिस्टम कितना हो जाएगा, 5 9 12 18 20, टोटल हो जाएगा 20। यस करेक्ट। और हमने फोर्स कितना लगाया है, 100 न्यूटन का फोर्स लगाया है। कैन आई से दैट कि यहाँ पे एक्सेलरेशन डायरेक्ट लिख सकते हैं कि पूरी पुशिंग फोर्स कितना है, 100 न्यूटन। टोटल सिस्टम का मास कितना है, 20 है, तो 100/20 डायरेक्ट अपने पास निकल के आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तुम्हारा एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम निकल के आ गया। यस राइट गुड। और उसके बाद अगर मुझे किसी भी पॉइंट पे, जैसे नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पूछा गया, बताइए इस पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, पहले इस पॉइंट को कट करो। क्या सिस्टम 2 पार्ट में बदल गया, देखो एक पार्ट ये वाला हो गया, इधर का पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट ये वाला हो गया, पूरा का पूरा ये दुनिया हो गया, तो 2 पार्ट में हो गया। अब तुम सोच के बताओ जल्दी से, लेफ्ट साइड वाले पार्ट को चलाने वाला कौन कौन है। तो आइए देखते हैं, 5 kg को पकड़ा मैंने, यहां से 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा था। अब बताओ क्या इस पे कोई और भी फोर्स लग रहा है, तो उसके बीच में नॉर्मल रिएक्शन होगा ना, जिसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो उन दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन कौन सा है, N1 है ना, तो ये N1 जो है इसको पुश करेगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि नॉर्मल रिएक्शन एक पुशिंग फोर्स है, तो ये इसको पुश करेगा 100 न्यूटन फोर्स। ऐसा लग रहा है, लेकिन ये ब्लॉक किधर जा रहा है, राइट के लेफ्ट। तो आपको ये एक्सेलरेशन से मालूम चल चुका है कि ये राइट में जाने वाला है, राइट में जाने वाला है। अब इक्वेशन ऑफ मोशन जो मैंने बताया ना आपको, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, डायरेक्ट यूज करो। पुशिंग फोर्स कितनी है 100, और रिटार्डिंग फोर्स कितनी है या अपोजिंग फोर्स कितनी है N1, तो 100 माइनस N1 इज इक्वल टू M इंटू A, 5, और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 इंटू 5 25 हो गया। यहाँ से नॉर्मल की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितना आएगा नॉर्मल रिएक्शन 75। वेरी गुड। सो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 100 माइनस 25 हो जाएगा 75 न्यूटन, ये तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू हो जाएगा। सिमिलरली इसी चीज को, इसी वैल्यू को दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे। कौन सा पार्ट से, ये तो मैंने पार्ट 1 लिया था। अब आ जाओ पार्ट 2। अगर हम पार्ट 2 अगर यूज करते हैं तो 4 3 7, 7 प्लस 3 13 प्लस 2 15। तो देखो पार्ट 2 का जो मास हो गया वो कितना हो गया बेटा, 15 हो गया। यस। अब तुम मुझे बताओ इस पूरे सिस्टम पे जो फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स उसको चला रहा है, क्या हम बोल सकते हैं वो N1 फोर्स है, यस और नो। सिर्फ और सिर्फ N1 फोर्स है, यानी कि यहां से 5 न्यूटन वाला जो धक्का दिया था उसने, वो धक्का कौन सा दिया था, कौन सा फोर्स, N1 फोर्स ही तो धक्का दिया था, इसके अलावा कोई फोर्स नहीं है। क्या हम डायरेक्ट N1 की वैल्यू निकाल सकते हैं कि N1 मस्ट बी इक्वल टू मास ऑफ सिस्टम कितना है 15, और इसका एक्सेलरेशन कितना है 5, 15 इंटू 5 75 न्यूटन। अब तुम मुझे बताओ कि फर्स्ट पार्ट से निकालना आसान है कि सेकंड पार्ट से निकालना आसान है, फर्स्ट पार्ट से निकालना है कि सेकंड पार्ट से, है तो दोनों पार्ट से, लेकिन सेकंड पार्ट निकालना ज्यादा आसान है। सेकंड से आप डायरेक्ट जो है उसको निकाल सकते हो। तो ध्यान रखो आप कि इस तरह का कैलकुलेशन जब भी करो आप, तो जिसमें कम फोर्स देखे, देखो ये वाला पार्ट अगर हम चूज करेंगे तो ये 100 न्यूटन अननेसेसरी आ जाएगा, N1 की वैल्यू निकालने के लिए इसका भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, करेक्ट। और अगर हम इस पार्ट को चूज करेंगे अगर, तो हमें कोई जरूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा फोर्स है ही नहीं, तो आप क्या करो यहाँ पर डायरेक्ट ही इसको यूज कर सकते हो। तो जहां पे कम फोर्सेस इन्वॉल्व हो रहा है वो वाला पार्ट कंसीडर कर लो, फटाक से आंसर निकाल लो। समझ में आया क्या, सबको समझ में आया। सारे क्वेश्चंस पे हम लोग ट्राई करके देखेंगे, अभी जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे सब क्वेश्चंस में ट्राई करते रहते हैं। ओके, सो सेम कॉन्सेप्ट पे आते हैं। आइए देखिए, 5 kg 4 kg 3 kg 6 kg 2 kg, यानी कि फिर से कितना हो गया 20 kg हो गया। अब 20 kg पूरा सिस्टम है और उसका कितना फोर्स लगाया गया है, पुलिंग फोर्स कितनी है 100 न्यूटन। कोई रिटार्डिंग फोर्स है क्या यहाँ पे, चेक करो, कोई रिटार्डिंग फोर्स है, अपोजिंग फोर्स है,
नहीं है, तो हम बोलेंगे कि नेट फोर्स की वैल्यू जो हो गई 100 न्यूटन, टोटल मास ऑफ द सिस्टम हो गया 20, तो ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया एक्सेलरेशन। वेरी गुड। अब सबको अगर एक्सेलरेशन मालूम चल गया है तो तुमको किसी भी इंस्टेंट पे अगर कोई पूछ दे कि टेंशन की वैल्यू कितनी, तो आप तुरंत निकाल सकते हो। क्या करना है आपको, जिस पॉइंट पे टेंशन पूछा गया है, जिस पॉइंट पे नॉर्मल पूछा गया, उस पॉइंट पे कट करने का, सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड करने का, जिस पार्ट में कम नंबर ऑफ फोर्सेस इन्वॉल्व होंगे वो वाले पार्ट को कंसीडर करने का, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिखने का। सिंपल ये तरीका, ये प्रोसीजर फॉलो करना है आपको, नथिंग एल्स, ऑटोमेटिकली आंसर आएगा। अब देखिए इस पॉइंट को कट कीजिए फटाफट, T4 निकालना है। तो अब तुम मुझे बताओ T4 निकालना है, तो इस पॉइंट को कट किया। अब मुझे बताओ फर्स्ट पार्ट को, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, नाउ रेस्ट ऑफ द पार्ट ये हो गया पूरा सेकंड पार्ट। तुम मुझे बताओ फर्स्ट पार्ट को कंसीडर करना चाहते हो कि सेकंड को? फर्स्ट पार्ट को कि सेकंड को? फर्स्ट पार्ट को हम कंसीडर करेंगे, सेकंड को क्यों करेंगे भाई? सेकंड को अगर करेंगे तो ये 100 न्यूटन आ जाएगा ना एक्स्ट्रा, ये टेंशन T4 आएगा। देखो सेकंड पार्ट को जब तुम कंसीडर करोगे ये वाला पार्ट को, तो टेंशन भी आ जाएगा T4 और ये तुम्हारा 100 न्यूटन भी आ जाएगा। तो उस केस में सेकंड पार्ट को कंसीडर करना बेवकूफी है। फटक से हम लोग किसको कंसीडर करेंगे? फर्स्ट पार्ट को। तो हम फर्स्ट पार्ट को कंसीडर किया, लो 5 kg का ब्लॉक, टेंशन की वैल्यू कितनी भैया? T4 ही, यही एक टेंशन फोर्स है जो इसको ड्राइव कर रही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और एक्सेलरेशन तो हमें मालूम चल चुका है कितना है, 5। कैन आई से दैट नेट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू, नेट फोर्स कितना है भाई? T4 मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ओरली कर सकते हो आप इस तरह का कैलकुलेशन, एक बार दिमाग में सेट हो गया कि मैं क्या कर रहा हूं, तो 25 न्यूटन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? गुड गुड गुड। अब तुम सोचो कि अगर मैंने T3 अगर पूछा, T3 पूछा, तो मैंने क्या सिखाया आपको? जिस पॉइंट पे मैं पूछूं, जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे कट करने का, कट करो। जब तुम कट करोगे तो इधर का पार्ट कितना हो जाएगा बेटा? इधर का पार्ट हो जाएगा 9 kg का, है ना? गुड। सो 9 kg का पार्ट हो गया। इसका एक्सेलरेशन कितना है? तो एक्सेलरेशन तो पहले निकाल चुका हूं, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या हम बोल सकते हैं कि ये T3 जो फोर्स है यही इसको ड्राइव करने वाला है, ये पूरे सिस्टम को T3 फोर्स ही ड्राइव करने वाला है। T3 इज इक्वल टू क्या जाएगा? मास इनटू एक्सेलरेशन। कर लो फटाफट, 9 × 5 45 न्यूटन। अब तो कोई तुमसे पूछे कि बताओ ये T2 कितना हो जाएगा, तो तुम डायरेक्ट क्या करोगे? 5 + 4 9 + 3 12, 12 × 5 60, करेक्ट? 60 न्यूटन। वेरी गुड वेरी गुड। उसी तरह से अगर कोई पूछे T1 कितना हो जाएगा, तो 6 + 3 9 + 3 13, 13 + 5 18, 18 × 5, 18 × 5 कितना हो जाएगा? 90 न्यूटन। आई होप सो सबको क्लियर हो चुका है कि किस तरह से आप टेंशन निकालोगे, करेक्ट? गुड। तो दो तरह का सवाल मिलने वाला है। एक सवाल क्या मिलने वाला है आपको कि नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी होती है, और दूसरा सवाल आपको क्या मिलने वाला है कि टेंशन की वैल्यू कितनी होगी। दोनों तरह का सवाल आप निकाल सकते हो, कनेक्टेड बॉडीज का सवाल है। ओके, अब देखो सेकेंड टाइप का ट्रिक के कंडीशंस समझाइए प्लीज। ऑलरेडी मैंने समझा दिया क्या कंडीशन है, बस कट करना है आपको। जो पार्ट जो है आपको लगे कि नंबर ऑफ फोर्सेस कम इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो पार्ट को जो है आप कंसिडर कर लो, ऑटोमेटिकली आ जाएगा आंसर। चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को, फटाफट देखते हैं सब कोई। यहाँ पे देखो 6 4 3 2, यानी कि 10 13 15, टोटल 15 kg का हो गया। 40 न्यूटन का पुशिंग फोर्स है, 10 न्यूटन का अपोजिंग फोर्स है। बताओ नेट फोर्स कितनी? फटाफट जो पूछो उसका जवाब दो। नेट फोर्स कितनी? 30। वेरी गुड। टोटल मास कितनी? टोटल मास कितनी? 15। वेरी गुड। 30/15 कितनी? एक्सीलरेशन निकल के आएगा। राइट में एक्सीलरेशन आएगा कि लेफ्ट में आएगा? राइट में आएगा। तो 31 मतलब 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। आई थिंक सो ये तुम्हारे दिमाग में ऑटोमेटिकली सेट हो गया, और आपको लगता है कि ऐसे क्वेश्चन तुरंत आएंगे, फट से बन जाएगा। ओके, कोई पूछे मुझे यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू, N3 की वैल्यू, अरे तो ठीक है ना भाई, इस पॉइंट को कट कर लेंगे, चलो कट करके अलग कर लेते हैं। ये 6 kg का हो गया, इधर 40 न्यूटन लग रहा है। अगर हम सेकंड पार्ट को भी कंसीडर करेंगे तो 10 न्यूटन तो आएगा ही, इन्वॉल्व तो होगा ही 10 न्यूटन। किसी भी पार्ट को कंसीडर करो, क्या फर्क पड़ता है अभी राइट नाउ। तो हमने 40 किया। अब देखो यहाँ पे क्या है, कनेक्टेड बॉडीज है, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा N3। क्या इसका एक्सीलरेशन मालूम है मेरे को? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ, अब बताओ कौन सा फोर्स ज्यादा होगा, 40 ज्यादा होगा कि N3 ज्यादा होगा? तुम बोलोगे सर राइट में एक्सीलरेशन कर रहा है तो 40 ज्यादा होगा, है ना? राइट में एक्सीलरेशन कर रहा है तो 40 ज्यादा होगा, तो 40 जो है उसको पुश कर रहा है, N3 इसको अपोज कर रहा है। नेट फोर्स की वैल्यू हो जाएंगी मास इनटू एक्सीलरेशन, 6 × 2 12। N3 की वैल्यू आप निकालोगे तो 40 - 18, दिस इज नथिंग बट 28 या 12 या 28 न्यूटन आएगा। सो N3 की वैल्यू आ जाएगा 28 न्यूटन। निकाल लोगे सब कोई? इस तरह का भी क्वेश्चन जब दोनों तरफ से फोर्स लगे तब भी निकाल सकते हो अभी। यस और नो? गुड, वेरी गुड। अब मुझे कोई पूछ दे, गुड, अब मुझे कोई पूछ दे कि बताओ भाई N2 की वैल्यू कितनी? जिस पॉइंट पे पूछा उस पॉइंट पे कट किया, ये वाला 10 kg का हो जाएगा। 6 + 4 10 kg। कितना फोर्स लगा भाई? 40 न्यूटन। इधर से कितना लग रहा है नॉर्मल? N2। एक्सीलरेशन कितनी है? एक्सीलरेशन है 2,
तो मुझे लगता है 40 में से N2 को घटाएंगे तो ये 10 इंटू 2 20 आ जाएगा, N2 की वैल्यू आ जाएंगे 20 न्यूटन। करेक्ट, अब तुम लोग को जम गया, वेरी गुड। इसी तरह से अगर हम N2 की जगह N1 निकालेंगे अगर, तो N1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो तुम लोग खुद ही निकालो। N1 निकालने के लिए ये वाला पार्ट को ब्रेक करना पड़ेगा। देखो इधर का पार्ट लोगे तो 6 4 10 3 13 13 हो जाएगा, और इधर 40 न्यूटन, और इधर तुम्हारा हो जाएगा N1, एक्सेलरेशन वही 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब कोई पूछे तुमसे N1 की वैल्यू, तो हम सीधा सीधा बोलेंगे 40 माइनस N1, दिस इज इक्वल टू 13 इंटू 2 6 26, और N1 की वैल्यू हो जाएंगी 14 न्यूटन, 40 न्यूटन। सबका आंसर आ गया। तो एट द एंड जो है मुझे लगता है कि आपको ये कनेक्टेड बॉडीज का जो है कहानी समझ में आ गया, उसका शॉर्टकट समझ में आ गया कि करना कैसे अप्लाई है। मैं फिर से शॉर्टकट से एक बार बता देता हूं मैं आपको। हाँ, एक बार बताता हूँ। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 एक्सेलरेशन फाइंड करना है पूरे होल सिस्टम का। नाउ स्टेप नंबर 2, जिस पॉइंट पे टेंशन पूछे या जिस पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन पूछे, यही दो चीजें कनेक्टेड बॉडीज में आ सकती है, टेंशन या नॉर्मल रिएक्शन। जिस पॉइंट पे पूछे उस पॉइंट पे कट कर लो बेटा, 2 पार्ट में कट हो जाएगा। किसी भी एक पार्ट को जो तुमको लगता है कि आसान है सॉल्व करना, उसको सॉल्व कीजिए। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन से यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ अननोन थिंग्स, राइट? ओके, गुड, वेरी गुड। अब आइए, या ओके, अब आइए, अब देखिए टाइप 1 कौन सा है? हॉरिजॉन्टल मोशन, जो मैंने अभी तुरंत अभी डिस्कस किया है कि हॉरिजॉन्टल मोशन में रहेगा तो कैसे निकालेंगे। तो ये 100 न्यूटन का फोर्स है, 54362, ये तुम्हारे लिए दिया है मैंने कि आप इसको प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि अब इस तरह का क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा आपसे। बन जाएगा ना? फटाफट बोलो, रिप्लाई करो। यस, ओके। सो टाइप 1 जो है हॉरिजॉन्टल मोशन है। हॉरिजॉन्टल मोशन को डील करने का यही तरीका है। ओके, नेक्स्ट। ओके, अब नेक्स्ट देखो, तुम्हारा ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को भी आप सॉल्व कर सकते हो आसानी से, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बता दिया कि सिस्टम कैसे काम करता है। सो हॉरिजॉन्टल वाले सिस्टम, या वही मैं बता रहा हूँ कि टाइप 1 जो है हॉरिजॉन्टल वाले सिस्टम है। ऐसे सिस्टम को ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है हमने, और आप भी घर पे जो है इसको ट्राई करोगे। नाउ मैं तुम्हारे ब्रेन में ये डालना चाहता हूँ कि अगर वो टाइप 1 ना होकर के टाइप 2 टाइप का क्वेश्चन हो। टाइप 2 क्या है तो वो बताता मैं आपको। मान लो 10 केजी का ब्लॉक है, और मैंने बोला कि एक लिफ्ट में रखा हुआ है, लिफ्ट रेस्ट में है अगर, तो बताओ नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी होगी इस पॉइंट पे। तो क्या करोगे? डायरेक्ट ये ऐसा करना, 10 केजी है तो 100 न्यूटन नीचे लगेगा, और ये तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन ऊपर हो जाएगा, यानी कि रेस्ट में रहेगा तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी होगी? 100 न्यूटन। पहले जो जो सवाल मैं पूछूं उसका जवाब देना। रेस्ट में है तो इसका एक्सेलरेशन कितना है? क्योंकि ये एक्सेलरेशन का खेल है पूरा। एक्सेलरेशन कितना है? 0। वेरी गुड। एक्सेलरेशन अगर 0 है तो कैन आई से दैट नेट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू 0, और नेट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू 0, दिस मींस n मस्ट बी इक्वल टू mg, n मस्ट बी इक्वल टू mg। ना वर्टिकल मोशन में अगर हम 10 केजी के ब्लॉक को किसी लिफ्ट में रख करके अगर वेलोसिटी कांस्टेंट से ऊपर ले जाए या वेलोसिटी कांस्टेंट से नीचे लेकर के आए, तुम जस्ट एक सवाल का जवाब दो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन? 0। वेरी गुड। सो एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएंगी, और एक्सेलरेशन अगर 0 होंगी तो कैन आई से दैट कि यहाँ पे फिर से नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू दिस इज इक्वल टू m into g हो जाएगा। डायरेक्ट आई कैन से दैट 100 न्यूटन। यस और नो? समझते हो कि कैसे कैसे टाइप के सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि इसके बाद हम लोग लेवल बढ़ाते जाएंगे थोड़ा थोड़ा। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज, अगर मान लो 10 केजी का ब्लॉक है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है अभी राइट नाउ, अभी वो रेस्ट में नहीं है, उसके पास एक्सेलरेशन आ चुका है। तो अगर मैं एनालाइज करूं इस चीज को, तो ग्रेविटी इसको पुल करेगी 100 न्यूटन से नीचे की ओर। ये जो सरफेस नीचे है वो उसको नॉर्मल रिएक्शन का धक्का देगा ऊपर की ओर। बट जीतेगा कौन बेटा? नॉर्मल रिएक्शन जीतेगा या 100 न्यूटन जीतेगा? तो आप बोलोगे सर नॉर्मल रिएक्शन, क्यों? क्योंकि ऊपर की ओर एक्सेलरेशन है। यस, वेरी गुड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे n माइनस 100 दिस इज इक्वल टू m इंटू a, यानी कि 10 इंटू 2। तो कैन आई से दैट n की वैल्यू जो है ये 120 न्यूटन हो जाएगी। यस और नो? यस, गुड 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 गुड। क्या हम ऐसा भी बोल सकते हैं, अच्छे से सुनो, ऐसा भी बोल सकते हैं कि हमारे पास एक ट्रिक है नॉर्मल निकालने का। ट्रिक क्या होता है? पहले m इंटू जी, जब तक एक्सेलरेशन ना हो तब तक mg होती है, और जैसे ही एक्सेलरेशन आ जाए तो g की जगह g इफेक्टिव की वैल्यू यूज करते हैं। जी इफेक्टिव यूज करेंगे, एंड जी इफेक्टिव के लिए लिखना हमारे लिए बड़ा आसान चीज है। इसके लिए 0 मतलब ए 0 है तो जी इफेक्टिव की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जी। इसके लिए भी जी इफेक्टिव की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जी। लेकिन इसके लिए जी इफेक्टिव की वैल्यू एक्सेलरेशन ऊपर की ओर है कि नीचे की ओर है? आप बोलोगे एक्सेलरेशन ऊपर की ओर है। तो जब एक्सेलरेशन ऊपर की ओर होगी तो प्लस, ऊपर के लिए डायरेक्शन क्या यूज करते हैं? मतलब प्लस यूज करते हैं। नीचे के लिए डायरेक्शन क्या यूज करते हैं? माइनस यूज करते हैं। सो डायरेक्टली आई कैन से दैट m into g plus a। डायरेक्ट आप इसका आंसर लिख सकते हो। ये 10 केजी का ब्लॉक है, g का वैल्यू 10 होता है, ये 2 आ गया, 10 + 2 12 हो गया। सो डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा 120 न्यूटन। सो इस तरह से आप नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हो। यस,
अगर ये अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, केवल एक्सेलरेशन चेक करना, वेलोसिटी के डायरेक्शन से हमें कोई लेना देना नहीं होता है भाई साहब। वेलोसिटी नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, डजंट मैटर। मुझे क्या मैटर करता है उससे, हमें मैटर करता है सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। अगर ऊपर की ओर है तो जी प्लस ए यूज करना, नीचे की ओर है तो जी माइनस ए यूज करना, एंड नथिंग एल्स। इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको। सो यहाँ पे देखो नीचे की ओर, तो हम डायरेक्ट लिखूंगा मैं अभी इस बार, जी माइनस ए यानी कि 8 यानी कि 80 न्यूटन। डायरेक्ट डायरेक्ट आ रहा है समझ में? गुड, वेरी गुड। और इसको फ्री फॉल, मान लो कि अगर तुम लिफ्ट में हो और लिफ्ट का कोई किसी ने केबल कट कर दिया, केबल कट करने से क्या होगा, पूरा का पूरा लिफ्ट जो है जी एक्सीलरेशन से, यानी कि ड्यू टू ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी जो है जी एक्सीलरेशन से नीचे की ओर आएगा। उस केस को हम लोग बोलते हैं फ्री फॉल। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जी हो जाएगा नीचे की ओर ना। अब बताओ नीचे की ओर अगर होगा तो जी इफेक्टिव की वैल्यू कितनी होगी? यस, वेरी गुड। जी इफेक्टिव की वैल्यू हो जाएंगी 0, और तब उस केस में हम बोलेंगे कि यहाँ पे जी इफेक्टिव 0 है, तो इस केस में जो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आएंगे वो आ जाएंगे m इंटू जी इफेक्टिव यानी कि 0, यानी कि कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगेगा। और तब उस समय फील होगा कि सरफेस का ब्लॉक के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। या अगर आप लिफ्ट के अंदर हो तो आपको फील होगा कि आप वेटलेसनेस महसूस कर रहे हो, जिसमें आपको कोई वेट ही नहीं है, क्योंकि आप कोई प्रेशर एक्सर्ट ही नहीं कर पा रहे हो सरफेस पे, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी है, 0 है। आई थिंक सो ये सारी बातें समझ में आ गई। जब ऊपर अगर जाता है लिफ्ट तो हम भारी महसूस करते हैं, जब नीचे आता है लिफ्ट तो हम हल्का महसूस करते हैं। जब लिफ्ट का केबल कट कर दिया जाए, फ्री फॉल करवा दिया जाए, तो हम वेटलेसनेस महसूस करेंगे, यानी कि पूरा का पूरा कंप्लीटली 0 वेट महसूस होगा अपने को। जब वो रेस्ट में रहेगा लिफ्ट तो अपना ट्रू वेट मेजरमेंट होगा, n मस्ट बी इक्वल टू mg, क्योंकि रेस्ट में है तो n की वैल्यू हमेशा mg के बराबर होती है, तो उसमें ट्रू वेट आता है। और इस केस में भी ट्रू वेट आएगा, बाकी सारे केसेस में एपरेंट वेट आने वाला है। क्लियर? सारे पॉइंट समझ में आ गए सबको? यस, राइट, ओके ओके। सो नाउ नेक्स्ट, अभी देखो, अभी इसका जो ट्रूथ है, बेसिकली ट्रूथ मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आपको सच्चाई क्या याद रखना है, कि वेइंग मशीन क्या मेजर करता है वो सच्चाई याद रख लो आप। वेइंग मशीन हमेशा क्या मेजर करता है, जल्दी बताओ? वेट वेट नहीं, वो हमेशा नॉर्मल रिएक्शन मेजर करता है। जो नॉर्मल रिएक्शन मेजर करता है उसी वैल्यू को हम वेट के नाम से जानते हैं। अब वो वेट कभी कभी क्या हो सकता है, ट्रू वेट हो सकता है, और कभी कभी एपरेंट वेट हो सकता है। जैसे मैंने पिछले केस में शो किया है कि नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कभी कभी एग्जैक्टली mg के बराबर भी आ सकती है, कभी उससे ज्यादा भी आ सकती है, कभी उससे कम भी आ सकती है। सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि क्या आने वाली है। यानी कि एपरेंट वेट जो वेइंग मशीन मेजर करेगा, तो वेइंग मशीन मेजर क्या करता है, वो ट्रूथ क्या है, तो वेइंग मशीन हमेशा मेजर करता है नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू। रिमेंबर दिस फैक्ट, ओके? यस। सो वेइंग मशीन ऑलवेज मेजर्स नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑन द बॉडी। तो कभी भी पूछा जाएगा वेइंग मशीन का रीडिंग क्या होगा, तो आपको सबसे पहले स्टेप नंबर 1 कैलकुलेट करना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे मैंने एग्जांपल लेकर के रखे हैं, तुम इस एग्जांपल को बड़ा आसान तरीके से समझ सकते हो। लिसन केयरफुली। अगर मान लो कि रेस्ट में है, अगर रेस्ट में है तो तुम जल्दी से सोचो कि रेस्ट में अगर होगा तो एक्सीलरेशन कितनी होगी, 0। तो क्या हम बोल सकते हैं, वेट यहाँ पे जो मिलेगा वो ट्रू वैल्यू मिलेगा। तो कैन आई से दैट m इंटू जी, यस और नो? यस, वेट की वैल्यू हो जाएंगे m इंटू जी, एक्सीलरेशन की वैल्यू हो जाएंगे 0। यहाँ पे एक्सीलरेशन की वैल्यू 0 हो जाएंगी, यहाँ पे भी ट्रू वेट मिलेगा। यहाँ पे एक्सीलरेशन ऊपर की ओर है तो यहाँ पे g प्लस हो जाएगा। ये तुम्हारा वेट की वैल्यू मिलेगा, न्यूटन में मिलेगा। लेकिन अगर कोई पूछे रीडिंग कितनी है, तो रीडिंग देते वक्त हमेशा केजी में देना पड़ता है। तो आई कैन से दैट m इंटू वेट का वैल्यू कैसे लिखते हैं, तो m इंटू जी या m डैश इंटू जी जो भी है, दिस इज इक्वल टू m इंटू जी प्लस ए। तो कोई अगर पूछे कि रीडिंग कितनी होगी, तो m डैश की वैल्यू आपको पूछा जा रहा है, m इंटू जी प्लस ए। जो भी आंसर आएगा उस आंसर को केवल जी से डिवाइड करने का, तो वहां से आपको रीडिंग मिल जाएगी। एपरेंट रीडिंग बोलते इसको, यानी कि ये ट्रू वैल्यू नहीं है, एपरेंट वैल्यू है। ये क्यों आया, क्योंकि वो जिस ऑब्जेक्ट जहां पे रखा हुआ है वो पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म ही ए एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है। पता नहीं तुम लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं, फास्ट बोल रहा हूँ क्या मैं? ठीक है, ओके 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 ओके, आ रहा है ना? गुड। अब ये देखो ए एक्सेलरेशन से अगर नीचे की ओर आ रहा है तो उस केस में नॉर्मल की वैल्यू कितनी होगी, m इंटू जी माइनस ए, तो वही उसका वेट बन जाएगा। तो इस केस में वेट की वैल्यू कम हो जाएंगी, तो इसलिए यहाँ पे वेट की वैल्यू कम हो जाएगी। इस समय अगर रीडिंग पूछा गया आपसे तो m डैश की वैल्यू लिखना है, तो w अपन क्या लिखोगे, g। यानी कि रीडिंग कभी पूछा जाए, वेइंग मशीन का रीडिंग, और आंसर केजी में दिया हो, तो उस समय आप m डैश की वैल्यू कैसे निकालोगे वो सिखा रहा हूं मैं। पहले एपरेंट वेट निकाल लेना और g से डिवाइड कर देना, यू कैन गेट द वैल्यू। समझ में आ गया आपको?
एपरेंट वेट निकालना है और जी से डिवाइड करना है। लास्ट वन क्या है, फ्री फॉल। फ्री फॉल के केस में हम लोग क्या करेंगे, आप जानते हो अच्छी तरह से कि अगर W को अगर हम लिखेंगे m डैश इंटू जी तो ये 0/g हो जाएगा, सो दिस इज 0 एंड दैट्स व्हाई एपरेंट जो मास होगा वो आपको शो होगा 0 kg, क्योंकि वहां पे वेटलेसनेस महसूस होने वाला है। चलिए ये पॉइंट समझ में आ गया आपको अच्छे से। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन देखते हैं फटाफट कि किस तरह से बनाया जाता है क्वेश्चन। अ मैन वाज इनिशियली स्टैंडिंग इन अ लिफ्ट एंड व्हिच वाज मूविंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन a, और उस समय क्या कर रहा है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है एक्सेलरेशन a से। आफ्टर सम टाइम एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट बिकम्स a इन डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना चालू कर दिया। इफ द रेशियो ऑफ वेइंग मशीन इन बोथ केसेस इज 2:1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। पहले बताओ दोनों ही केसेस में जब वो लिफ्ट ऊपर की ओर a एक्सेलरेशन से जा रहा है, जब लिफ्ट नीचे की ओर a एक्सेलरेशन से आ रहा है, उन दोनों ही केस में क्या वो ट्रू वैल्यू देगा, क्या वो ट्रू वैल्यू देगा? कोई भी केस में नहीं देगा वो ट्रू वैल्यू। सही बात तो ये, कोई भी केस में नहीं देगा। जब ऊपर ए एक्सेलरेशन से जा रहा था तो उस समय जो वेट का वैल्यू शो करेगा W1 जो शो करेगा, कैन आई से दैट m इंटू जी प्लस ए शो करेगा, ऊपर जा रहा है तो प्लस ए कीजिए, और जब वो नीचे आ रहा है तो वेट का वैल्यू क्या शो करेगा, W2 इज इक्वल टू शो करेगा m इंटू जी माइनस ए। तो अगर ये बात कहीं ना कहीं अगर मुझे याद है अगर अच्छे से कि ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है तो जी इफेक्टिव की वैल्यू कितनी होगी, ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है तो जी इफेक्टिव की वैल्यू कितनी होगी, अगर ये बात अगर याद है अगर आपको, बड़ा आसान तरीके से क्वेश्चन हैंडल हो जाएगा। तुम तो जानते हो कि वेट जो हम लोग निकाल रहे हैं, दिस इज नथिंग बट नॉर्मल रिएक्शन N1, दिस इज नथिंग बट नॉर्मल रिएक्शन N2। तो हमें N1 N2 का रेशियो दिया हुआ है या फिर रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन दिया हुआ है आपको, और रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन इन बोथ केसेस 2:1। कैन आई से दैट कि पहले केस में W1 है, दूसरे केस में W2 है, इसका रीडिंग का रेशियो 1/2 है, तो दिस इज इक्वल टू m से m कैंसिल होगा, g प्लस a डिवाइड बाय g माइनस a। तुम इसको सॉल्व कर लो, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा g माइनस a और ये 2g, सो g माइनस a, दिस इज 2g प्लस 2a, आई थिंक सो g इज इक्वल टू हो जाएगा, a इज इक्वल टू हो जाएगा g/3। देखो तो तुम लोग का आंसर g/3 आ रहा है क्या? या करेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड ऑल ऑफ यू। सो आई थिंक सो आपको बात समझ में आ गई कि अगर इस तरह का कभी कभी ना ग्राफिकल क्वेश्चंस भी दिया जाता है, ग्राफिकल क्वेश्चन भी दिया जाता है। ऐसा देखो, ये दिया रहेगा एक लिफ्ट है जिसकी वेलोसिटी टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, समथिंग लाइक दिस दिस दिस। अब मान लो कि तुम ये ग्राफ देख करके तुमको क्या फील होता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक्सेलरेशन है कि रिटार्डेशन है? एक्सेलरेशन की रिटार्डेशन? एक्सेलरेशन है, तो डायरेक्शन हम लोग ले लेंगे अपवर्ड, तो उस समय वेट की वैल्यू क्या होंगे, जी इफेक्टिव जी प्लस ए। फिर यहाँ देखो वेलोसिटी कांस्टेंट, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो वेट की वैल्यू हो जाएगी mg। फिर यहाँ से यहाँ तक जब नीचे आएगा तो फिर से डिसलेशन हो रहा है, तो उस समय जी इफेक्टिव की वैल्यू हो जाएगी जी माइनस ए। आई थिंक सो सबको क्लियर हो चुका होगा। तो बोला जाएगा कि इन तीन सिचुएशन में वेट का जो रेशियो है W1:W2:W3 इतनी है, तो बताइए अननोन का वैल्यू कितना होगा। ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अभी आपसे, सो डोंट वरी अबाउट दिस, ठीक है? आप ट्राई करना इस तरह से ही सॉल्व करने का, आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है? हाँ, अभी देखो एक इस तरह का क्वेश्चन मैंने ले ही लिया है, क्या है मुझे मन नहीं भरता। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ लिफ्ट मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। अब तुम एक बात सुन लो, पहले अच्छे से सुनना एक बात। जैसे मान लो कि ये लिफ्ट है, अगर ये लिफ्ट कोई अगर इंसान अगर लिफ्ट में चढ़ा और ये समझो कि फर्स्ट फ्लोर है और तुमको सीधे जाना है 30th फ्लोर पे, 30th फ्लोर पे, तो तुमने अंदर जाकर के एक बटन प्रेस किया 30th फ्लोर का, तो फर्स्ट फ्लोर पे गए, तो उस समय उसकी रफ्तार कितनी है लिफ्ट की? जिस समय हम एंटर करते हैं लिफ्ट में उस समय रफ्तार कितनी होती है? 0 होती है। तो हम बोलेंगे कि इनिशियली ये रेस्ट में है, स्पीड की वैल्यू कितनी है? 0 है। कैन आई से दैट W इज इक्वल टू m इंटू जी, डायरेक्ट एकदम ट्रू वैल्यू मिलेगा, यस और नो? यस। और अगर मुझे 30th फ्लोर पे जाना है अगर, और डायरेक्ट और कोई वहां पे कोई बटन नहीं दबाया हुआ है, तो इसका मतलब 30th फ्लोर पे ले जाने के लिए क्या करता है लिफ्ट पहले एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर जाएगा, और हो सकता है बीच में कुछ देर तक कांस्टेंट रफ्तार से वो मूव करे, और फिर हो सकता है कि उसको जिस फ्लोर पे रुकना है उस फ्लोर पे रुकने के लिए डिसलेशन प्रोवाइड करे, यस और नो? कहानी तो यही होती है ना, पहले स्पीड अप किया जाता है, फिर कांस्टेंट रफ्तार से चलाया जाता है कुछ देर तक, और फिर उसको प्लेटफॉर्म पे रोकने के लिए या जिस भी फ्लोर पे रोकना है वहां पे रोकने के लिए उसको डिसलेशन प्रोवाइड किया जाता है। कंसेप्ट यही होता है। सपोज करो यहां से लेकर के यहां तक की जो दुनिया है उसमें उसने एक्सेलरेशन प्रोवाइड किया, तो बताओ इस केस में इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक जब तक वो जाएगा तब तक W2, इसको W1 बोल देते हैं, W2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? कैन आई से दैट m इंटू जी प्लस ए, m इंटू जी प्लस ए। यस, वेरी गुड बेटा। तो 0 से ग्राउंड फ्लोर से लेकर के कुछ फ्लोर तक जो है जहां तक वो स्पीड अप कर रहा है लिफ्ट को, स्पीड अप जहां तक करेगा वहां पे एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ऊपर की ओर होगा, वेट की वैल्यू हो जाएंगे m1 इंटू
m into g plus a। अब मान लो यहाँ से यहाँ तक के रीजन में जो है उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, लेट्स से दैट आई एम राइटिंग हियर वेलोसिटी कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 हो जाएंगी। तो यहाँ पे फिर से हम बोल सकते हैं w3 is equal to m into g, यहाँ पे ट्रू वेट मिलने वाला है, वेरी गुड, ट्रू वेट मिलने वाला है m into g। g इफेक्टिव की वैल्यू g हो जाएगी सिंपल, क्योंकि वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी। लेकिन तुम सोचो जिस फ्लोर पे रुकना है उसको उस फ्लोर पे रुकने के लिए यहाँ से क्या करना पड़ेगा, फिर स्पीड डाउन करना पड़ेगा, और स्पीड डाउन करने का मतलब हो गया एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है, यहाँ पे एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर था, अपवर्ड डायरेक्शन था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ एक्सेलरेशन डायरेक्शन अपवर्ड होने की वजह से m into g इफेक्टिव g plus a हो गया, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन डाउनवर्ड होने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, w4 की वैल्यू अगर हम लिखेंगे तो m into g minus a आ जाएगा। सिमिलरली अगर 30th फ्लोर पे जाकर रुक गया, फिर से वेलोसिटी 0 हो गई, तो इस केस में w5 की वैल्यू अगर पूछा जाएगा आपको तो आप क्या आंसर दोगे, m into g करोगे। क्या ये पूरा सीन समझ में आया, यस और नो? यस, राइट। तो ये इस पूरे सीन पे बेस्ड कभी कभी सवाल पूछे जाते हैं, इसी सीन को जो है ग्राफ के माध्यम से दिया जाता है कभी कभी, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ग्राफ दिया गया है वो सेम ग्राफ इसी सिचुएशन का है। इस ग्राफ में तुम देखोगे तो आपको फील होगा अच्छा यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो एक्सेलरेशन है, फिर फील होगा अरे यहाँ से यहाँ तक तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, फिर अचानक से फील होगा यहाँ से यहाँ तक तो डिसलेरेशन है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? यस। तो इसमें सवाल दिया सकता है, बहुत सारे सवाल दे सकते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक n1 है, ये n2 है, ये n3 है, n1:n2:n3 का रेशियो इतना दिया हुआ है, तो बताइए एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी। ढेर सवाल होंगे, तो बनाने का सब सिंपल तरीका यही होगा जो मैंने आपको सिखाया। अब यहाँ पे मैंने क्या पूछा है कि फाइंड एपरेंट वेट ऑफ अ मैन ऑफ मास 50 kg। आप इसको सॉल्व खुद ही करोगे, मैं नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। स्टैंडिंग इन दिस लिफ्ट एट t is equal to 2 सेकंड, तो 2 सेकंड पे जाओ, 2 सेकंड पे जाओ। तुम बताओ 2 सेकंड पे अगर हम गए तो इसका जो स्लोप होगा क्या 0 से लेकर के 4 सेकंड तक, 0 से 4 सेकंड तक स्लोप की वैल्यू सेम ही होंगी हर जगह पे? यस और नो? सिंपल स्ट्रेट लाइन है, करेक्ट। सो एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर लिखना है तो क्या से दैट कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो है स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है। तो निकाल लो फटाफट, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, ये 12 मीटर पर सेकंड है बेटा, ये 0 है, तो यहाँ से यहाँ तक 12 है और यहाँ से यहाँ तक 4 है, तो आई कैन से दैट 12/4 दिस इज नथिंग बट 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। W की वैल्यू अगर पूछा गया इस मोमेंट पे तो m into g plus a, g plus a कितना, g मतलब 10 और प्लस a 13, 13 into मास, मास ऑफ द मैन 50, तो 13 into 50 तो कितना हो जाएगा 650 न्यूटन, करेक्ट, वेरी गुड। तो हम बोले हैं कि अच्छा यहाँ पे जो वेट शो करेगा उसका वैल्यू हो जाएगा 650 न्यूटन, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 650 न्यूटन। ये ट्रू वैल्यू नहीं है, ये एपरेंट वैल्यू है, इसमें वेट बढ़ गई। अब यहाँ से यहाँ तक अगर आएंगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 मिल गई, स्लोप 0 हो जाएगा, एक्सेलरेशन 0 हो जाएंगी। सो W का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इस केस में W2 की वैल्यू हो जाएंगे ट्रू वैल्यू m into g, m into g मतलब 500, वेरी गुड, वेरी गुड। और यहाँ से यहाँ तक जब हम आएंगे तो एक्सेलरेशन मुझे लग रहा है कि माइनस में जाने वाला है, छोड़ो जाने दो, डिसलेरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 और ये 8 से 10 यानी कि 12/2 6, तो ये -6 होगा बेसिकली, तो डिसलेरेशन है, मुझे समझ में आ गया कि अच्छा डिसलेरेशन है। तो m into g इफेक्टिव कितना आ जाएगा, g इफेक्टिव होगा g माइनस a, तो g का वैल्यू 10 और a का वैल्यू 6, 10 - 6 कितना आ जाएगा 4, 4 को मल्टीप्लाई करो 50 से, तो यहाँ पे W3 की वैल्यू आ जाएंगी 200 न्यूटन। इस तरीके से हम क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम पे। समझ में आया सबको? समझ में आया? करेक्ट, वेरी गुड। अब इस तरह क्वेश्चन आराम से आप हैंडल कर सकते हो, आप इसको हैंडल करते रहना है, ओके। जहां भी मिलेंगे क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे 5 4 3 2 ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, तो क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है भाई साहब, नॉर्मल निकालना है ना आपको, सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना। पहले ये बताओ, ये पूरा का पूरा एक सिस्टम मान लेंगे। स्टेप नंबर 1 जो मैंने आपको सिखाया था, अगर 2 3 4 ब्लॉक अगर कनेक्टेड अगर हो तो पूरे को सिस्टम मान लेना। जो मैं स्टेप सिखा रहा हूँ वही फॉलो करना, आप पूरे को सिस्टम मान लेना। तो पूरा मास कितना हो गया 14 kg है ना, 14 kg, गुड, ओके। आप समझो एक ब्लॉक रखा हुआ है जो 14 kg का रखा हुआ है और जा रहा है ऊपर की ओर। अगर ऊपर की ओर तुम अगर जा रहा है तो तुम खुद सोच के देखो, सबसे बॉटम मोस्ट पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी आने वाली है। कैन आई से दैट डायरेक्ट नॉर्मल रिएक्शन जा किधर रहा है भाई, नीचे आ रहा है, तो m into g minus a, कैन आई से दैट? सिंपल जो बता रहा हूं वही सीखो। टोटल मास m नीचे की ओर आ रहा है, कैन आई से दैट नॉर्मल इज इक्वल टू m into g minus a? स्ट्रेट फॉरवर्ड है पूरा, है ना, या करेक्ट। सो m की वैल्यू कितनी है, पूरा 12 14 14 और g 10 - 2 8, 112 न्यूटन आ गया मेरे पास, 112 न्यूटन, करेक्ट। बाकी सबका भी आ गया होगा। सो 112 न्यूटन आ गया मेरे पास। अब कोई पूछे अगर कि बताओ भाई यहाँ पे कितना होगा, देखो देखो मैं बता देता अच्छे से, सब कोई सुनेगा अच्छे से, सुनो।
कोई पूछे अगर आपसे कि बताओ यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी होगी, इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे पूछा गया उस पॉइंट पे हम क्या करते हैं, कट। सो हमने क्या किया, कट कर दिया। कट करने के बाद अपने को फीलिंग आएगी कि इसके ऊपर कितना मास है, 4 3 7 2 9। इस 9 को चलाने वाली कौन है, यही है ना जो 5 केजी का जो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर होगा। 5 केजी जो नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा वही उसको चलाएगा। यस, तो हम बोलेंगे कि सर टोटल मास जो हो गया 4 3 7 2 9, 9 केजी का टोटल मास हो गया, और 5 केजी वाला जो नॉर्मल धक्का दे रहा है वो उसका नाम क्या दिया मैंने, उसका नाम दिया है N2। सो ये N2 जो धक्का दे रहा है, ये इसको ऊपर की ओर नहीं, ये उसको नीचे की ओर प्रोवाइड कर रहा है, कितना एक्सेलरेशन, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक मिनट। या करेक्ट है। सो नॉर्मल रिएक्शन जो है ये नहीं, ये सही है। नॉर्मल रिएक्शन नीचे नहीं लगेगा, हमेशा वो पुशिंग बिहेवियर का होता है। मैंने अगर इसको कट किया है यहाँ से यहाँ तक, ये वाला पार्ट अगर कट किया है तो इसको पुश करने का टेंडेंसी रखेगा ना। सो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू N2 ऊपर की ओर होगी। अच्छा बताओ एक और कौन सा फोर्स है यहाँ पे, वर्टिकल डायरेक्शन में जब भी यूज करते थे एक और फोर्स आ जाता है, कौन सा, mg, वेरी गुड, mg ग्रेविटी, वेरी गुड। सो ग्रेविटी एक नीचे की ओर लगेगा। कहने से 9 केजी का जो ग्रेविटी है वो 90 न्यूटन नीचे की ओर लगेगा, यस और नो, यस। एक तरीका तो ये है कि इस तरह सोच के आप करो, और नहीं तो आपको डायरेक्ट जो मेथड सिखाया मैंने वो डायरेक्ट ही कर सकते हो आप। डायरेक्ट कैसे करना है, तो डायरेक्ट मैंने सिखा दिया, N2 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, m इंटू जी इफेक्टिव। मैं इससे भी करके दिखाता हूँ और डायरेक्ट भी करके दिखाता हूँ मैं आपको। देखो यहाँ पे जा किधर रहा है, नीचे की ओर, तो कहना से 90 माइनस 90 नीचे की ओर, ये ज्यादा होगा, N2 कम होगा, 90 माइनस M2 इज इक्वल टू Mn इंटू A। सो N2 की वैल्यू तुम निकालो, यहाँ से आ जाएगा 78 72 न्यूटन। ये सबका आया क्या, 72 आया ना, ओके। इसको डायरेक्ट शॉर्टकट से भी कर सकते हैं, मैंने इसलिए दिखाया ताकि आपको समझ में आ जाए कि फोर्स रिजॉल्व कैसे करते हैं। अब देखिए शॉर्टकट, अगर आपको ये रट्टा मारा हुआ है अगर कि पूरा सिस्टम, मतलब जितना भी आपने कंसीडर किया, राइट ना, ये कंसीडर किया आपने 4 3 7 2 9, 9 केजी का सिस्टम, कौन सा एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे आ रहा है, मतलब जी इफेक्टिव की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जी माइनस है, तो 10 माइनस 2 करो, कितना आ जाएगा 8। टोटल मास जो मैंने कंसीडर किया था वो कितना था, तो आई कैन डायरेक्टली से दैट N2 की वैल्यू जाएंगी 9 इंटू, सॉरी या 9 इंटू जी माइनस ए का वैल्यू 8, सो 9 इंटू 8 72 न्यूटन। सबको समझ में आया क्या ये बात, ओके। इसी तरह से अगर कोई पूछे, अगर आपसे बताओ कि यहाँ पे कितना हो जाएगा ये नॉर्मल का वैल्यू, N3 का वैल्यू, आप इसको कंसिडर कर लो कितना है 5, और ये नीचे आ रहा है तो 10 माइनस 2 8, 8 इंटू 5 40 न्यूटन, या करेक्ट। सो N3 की वैल्यू हो जाएंगी 40 न्यूटन, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। सिमिलरली N4 की वैल्यू अगर कोई पूछे अगर आपसे कि बताओ N4 की वैल्यू, तो जो कंसिडर करना है यहाँ से कट कर लो, ऊपर में कितना बचा 2 केजी, 2 केजी नीचे आ रहा है तो M की वैल्यू 2 हो जाएगी, जी इफेक्टिव की वैल्यू हो जाएंगी 10 माइनस 2 8, 2 इंटू 8 हो जाएगा 16 न्यूटन। तो क्या इस तरह से वर्टिकली रखे हुए हर ब्लॉक का नॉर्मल रिएक्शन आप निकाल सकते हो एकदम शॉर्टकट तरीके से। हाँ, नो नीड टू राइट एनी इक्वेशन, आपको कोई इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं, जैसा मैंने यहाँ पे लिख के बता रहा था मैं आपको, सिर्फ मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि इस तरह से भी लिख के किया सकता है, बट जब मेरे पास शॉर्टकट ऑलरेडी है, सो व्हाई आई विल यूज दिस, तो डायरेक्टली आई कैन से दैट कि n निकालना है तो m इंटू जी इफेक्टिव का इस्तेमाल करो। ठीक है, वीडियो बीच बीच में लैग हो रहा है तो अब क्या करेंगे अपन, इंटरनेट का कहाँ से मैं क्या करूँ, क्या फिक्स करूँ बताओ, समझ में आ गया यहाँ तक, ओके ओके। अब इस तरह का क्वेश्चन अगर होगा तो हैंडल कर लोगे तुम लोग। देखो यहाँ पे 2 3 5 और एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, और यहाँ पे फोर्स लगा दो, सपोज करो कि 10 √3 आप ले लो, ठीक है 10 √3 ले लो। क्या आप इस तरह का क्वेश्चन हैंडल कर लोगे, यस और नो, यस। पहले सबसे पहले स्टेप नंबर 1, अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर आए तो तुमने ये सोचना कि जो ट्रैक है हॉरिजॉन्टल ट्रैक, वो हॉरिजॉन्टल ट्रैक पे लगने वाली फोर्स कौन कौन सी है। तो हॉरिजॉन्टल ट्रैक पे तो एक ही फोर्स दिख रहा है अपने को, 10 √3 का अगर एंगल निकालेंगे तो लिखेंगे ना 10 √3 cos 60, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू तो 1/2 होती है यार, है ना, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है। सो एक काम करो, इसको 10 √3 नहीं ना लिख करके 100 न्यूटन लिख देते हैं, क्योंकि कैसा है अपने को आसान, 100 न्यूटन भी मत लिखो, 10 न्यूटन लिखो, चलो। सो अगर 10 न्यूटन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये 10 इंटू 1/2 ये हो जाएगा 5 न्यूटन।
आया सबको समझ में? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यस 5। अब अगर कोई पूछे अगर अब कि बताइए इस सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना है, तो आंख बंद करके हम क्या करेंगे, पूरे सिस्टम का मास निकालेंगे। 5 3 8 2 10, एक्सेलरेशन की वैल्यू होंगी, टोटल फोर्स कितना लगा 5, और टोटल मास कितना हो गया 10, यानी कि 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। अब इस सिस्टम में हर एक ब्लॉक जो है 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ही दौड़ेगी। 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ये कनेक्टेड बॉडी है भाई। और कनेक्टेड बॉडी में किसी भी बॉडी का या किसी भी बॉडी के किसी भी पार्ट का एक्सेलरेशन अलग नहीं हो सकता है। यही तो कनेक्टेड मोशन का जो है ब्यूटी है, कि कनेक्टेड बॉडीज में हर पार्ट का जो है एक्सेलरेशन सेम रहता है। यस, तो अगर कोई पूछे कि 2 kg और 3 kg के बीच में यहाँ टेंशन कितना होगा, कट करेंगे, 2 kg को पूछेंगे तुमको पुल करने वाला कौन है, तो बोलेगा टेंशन T1। हम बोलेंगे T1 की वैल्यू निकालना मेरे को, तो T1 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन 2 इनटू 1/2 आ जाएगा डायरेक्ट 1 न्यूटन। आई थिंक सो सबको समझ में आ रहा होगा, क्लियर है ना। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे T2 निकालना चाहेंगे, तो आप या तो 5 kg वाले ब्लॉक को पकड़ लो या 3 kg वाले ब्लॉक को पकड़ोगे तो T1 T2 दोनों लिखना पड़ेगा। 5 kg वाले ब्लॉक को पकड़ोगे तो भी 2 फोर्स लिखना पड़ेगा। एक फोर्स कितना है 5 न्यूटन राइट में, और एक फोर्स जो होगा ये वाला होगा T2। और याद रखना टेंशन हमेशा पुलिंग फोर्स होता है। देखो 5 kg के ब्लॉक को क्या फील आ रहा है आपको, 5 kg के ब्लॉक को पुश करने की कोशिश कर रहा है टेंशन की पुल करने की कोशिश कर रहा है? 5 kg ब्लॉक को टेंशन जो है पुल करने की कोशिश कर रहा है ना, पुशिंग नहीं है। सो टेंशन इज पुलिंग फोर्स, जबकि वो जो कनेक्टेड बॉडी था एक के ऊपर एक रखा हुआ वो पुशिंग फोर्स होता है। नॉर्मल रिएक्शन पुशिंग फोर्स होता है। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस। नाउ चल किधर रहा है भैया, 1/2 से चल रहा है, तो लिख लो इसको फटाफट। 5 माइनस T2 दिस इज इक्वल टू 5 इंटू 1/2 यानी कि 2.5 या जाएगा तो 2.5। मुझे लगता है 2.5 न्यूटन आने वाला है। आ गया सबको समझ में? यस। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी रहेगा, तो इस तरह से आप डील कर लोगे, जैसे मैंने बताया आपको डील करते जाओ ऑटोमेटिकली बन जाएगा आपसे। करेक्ट। ओके नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे ये थिक रोप वाला कॉन्सेप्ट याद रखना। जैसे ये देखो 4 kg 3 kg और यहाँ पे 2 kg है। अगर ऐसे क्वेश्चंस अगर रहेंगे तो डरने की जरूरत नहीं है। मैंने कहाँ टेंशन पूछा है, देखो ये 4 मीटर का रोप है और मैंने पूछा कि 1 मीटर पे बताइए टेंशन की वैल्यू कितनी होगी, और बाकी कहीं पे कुछ भी नहीं पूछा मैंने, क्योंकि बाकी सब जगह तो तुम निकाल ही सकते हो। केवल एक समझा देता हूँ कि थिक रोप रहेगा अगर तो कैसे निकालना है, समझिए अच्छे से। पहले मैंने स्टेप नंबर 1 क्या सिखाया था, कनेक्टेड बॉडीज का मतलब हुआ पहले आपको एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा ओवरऑल, ठीक है। यस, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। करो 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 फटाफट। 2 और ये देखो ये राइट ना जो रोप लगा हुआ है, इस रोप का मास दिया हुआ है 2 kg, ठीक है 2 kg है। 2 + 2 4, 3 7, 7 और 4 11, 55 न्यूटन का फोर्स है। पूरे सिस्टम पे 55 न्यूटन ही लग रहा है। क्या कोई अपोजिंग फोर्स है? नहीं। ये सब चेक करना है आपको, ये सब चेक करना है। और एक और चीज में सिखाया था मैं आपको कि अगर इसी को अगर मैं वर्टिकल कर लेता और तब ऊपर की ओर ले जाता, तो क्या ग्रेविटी उसको अपोज करने की कोशिश करती है? यस और नो? ग्रेविटी उसको अपोज करने की कोशिश करती है, तो ग्रेविटी उस समय अपोजिंग फोर्स कहलाएगा, है ना। यस। बट राइट नाउ कोई अपोजिंग फोर्स है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा है मुझे, कोई अपोजिंग फोर्स नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ चलाने वाली फोर्स कौन सी है? 55 न्यूटन। तो ये चलेगा किधर चलेगा भाई? राइट में चलेगा। कितना? तो 55 न्यूटन अपन टोटल मास ऑफ द सिस्टम। 4 3 7 2 9 1 11, 9 2 11, तो ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से राइट में मोशन चालू कर देगा, राइट में मोशन चालू कर देगा। क्या यहां तक सबको बात समझ में आई? हमें सिर्फ टेंशन कहां निकालना है, हमें थिक रोप पे निकालना है। आइए थिक रोप पे समझते हैं। इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे सर ने क्या सिखाया आपको, जिस पॉइंट पे टेंशन निकालना है उस पॉइंट पे कट कर लो और उसको सेपरेट कर लो 2 पार्ट में। तो ये 2 kg का ब्लॉक हमने जहां पे कट किया है उसके साथ कुछ रोप भी अटैच्ड है। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये 2 kg का ब्लॉक है और उसके साथ कुछ रोप भी अटैच्ड है? इस रोप का भी अपना मास होगा, रोप का अपना मास होगा, क्योंकि ये मैसिव रोप है। ये कॉन्सेप्ट ही लिया है मैंने मैसिव रोप का। ओके सो टोटल मास कितनी है? 4। टोटल लेंथ कितनी है? 4 मीटर। टोटल मास कितनी है? 2 kg। कैन आई से दैट 2 kg 4 मीटर में फैला है, तो 1 मीटर में कितना फैला होगा? तो 2/4 इंटू 1, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1/2 kg। आई होप आप सब लोगों को समझ में आया होगा, है ना। सिंपल है, यूनिटरी मेथड लगा रहा हूं मैं, और कुछ नहीं कर रहा हूं मैं। यस सो 1/2 kg। तो हम बोलेंगे कि ये 0.5 kg का हो गया। अब आ गया मेरे पास, ये हो गया पार्ट 1 और इधर का हो गया पार्ट 2। कोई भी एक पार्ट को पकड़ लेते हैं। ये इसको पुल करने वाला फोर्स कौन सा है? यही T1 होगा ना, चेक करो, यही T1 होगा। यस। तो इस पूरे सिस्टम को पुल करने वाला T1 है। बताइए सिस्टम का एक्सेलरेशन तो पहले ही निकाल के बैठा हूं मैं, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मेरे लिए कितना आसान हो गया इसको लिखना। तो T1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? टोटल मास ऑफ द सिस्टम। देखो 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 देखो, यहाँ टोटल मास कितना है पार्ट 1 का? 2 kg और 0.5 यानी कि 2.5। वेरी गुड। सो 2.5 kg मास हो गया, एक्सेलरेशन हो गया 5।
तो ये हो जाएगा 12.5 न्यूटन। समझ में आएगा सबको? है ना, बहुत फास्ट हो जाता है ये, तुरंत फटाफट फटाफट। कोई अगर मुझे पूछता अगर 2 मीटर के पास, अगर 2 मीटर के लोकेशन पे कितना होगा, कोई पूछता अगर 3 मीटर के लोकेशन पे कितना होगा, तो आपको कहीं पे भी अगर पूछा जाए तो आप उसका आंसर निकाल सकते हो ना, निकाल सकते हो कि नहीं? आपको सिर्फ और सिर्फ सिस्टम का वैल्यू, सिस्टम का मास लेना पड़ेगा। करेक्ट। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब इसको प्रैक्टिस करना है आपको, अलग अलग जगह पे निकाल लेना, 2 मीटर पे निकाल के देखना, 3 मीटर पे निकाल के देखना, है ना। एक क्वेश्चन और लेंगे इस तरह का। देखो यहाँ पे 2 kg का ब्लॉक है, 3 kg का ब्लॉक है, जल्दी से अभी सीखना है अभी। ये 30 से राइट में पुल कर रहा है, 10 से लेफ्ट में पुल कर रहा है। बताओ अपोजिंग फोर्स कितना? 10। और पुलिंग फोर्स कितना? 30। चलाने वाली फोर्स कितना? 30 है। रोकने वाली फोर्स कितना है? 10 है। नेट फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जल्दी बोलो। 20। वेरी गुड। सिस्टम का मास कितना है? 3, 2, 5 और 5 10। टोटल सिस्टम का मास 10। तो 20 न्यूटन का नेट फोर्स, 10 टोटल मास, तो एक्सीलरेशन की वैल्यू आ जाएंगी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। राइट में 30 है, लेफ्ट में 10 है, यानी कि ये राइट में जाएगा, ये राइट में चलेगी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। बस ये एक काम सबसे पहले करना पड़ेगा आपको कनेक्टेड बॉडी के लिए। फिर दूसरा काम क्या है? यहाँ पे टेंशन पूछा है, जहां पे पूछा टेंशन वहां पे हम कट कर लेंगे। तो बताओ 2 kg को पकड़ो, यहाँ पे 10 न्यूटन लगा दो, इधर खींचने वाली फोर्स कौन सी होंगी? टेंशन फोर्स होंगे T1। अब जल्दी से बताओ इसका एक्सीलरेशन कितना लिखा मैंने? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ना। सो T1 जो है ज्यादा होंगी, 10 कम होगा। T1 माइनस 10, ये जो नेट फोर्स है इसको चलाएंगी मास इनटू एक्सीलरेशन से। तो T1 की वैल्यू निकल के आएंगे 40 न्यूटन। आई थिंक सो सबका निकल के आ गया है ना, 40 न्यूटन। जिन लोगों का 24 निकल के आ रहा है, प्लीज अपने कैलकुलेशंस पे ध्यान दीजिए और सही तरीके से कैलकुलेशंस कीजिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि 24 न्यूटन बहुत यूजुअल है आप लोगों का आंसर आना, लेकिन 40 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। नाउ अगर इस केस में अगर कोई पूछे यहाँ पे, तो 3 kg के ब्लॉक को पकड़ो, 30 न्यूटन यहाँ लगा दो, यहाँ पे लगा लो T2। तुमको फील हो रहा है कि क्या बोल रहा हूं मैं? टेंशन हमेशा पुलिंग फोर्स होता है, इसलिए तुम देखो यहाँ पे मैंने डायरेक्शन लिया राइट में, क्योंकि इसको पुल करना है मुझे भाई। इसको पुल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 kg को राइट में लगाना पड़ेगा, और इसको पुल करना है 3 kg को, तो राइट में लगाना पड़ेगा कि लेफ्ट में लगाना पड़ेगा? इसको पुल करना है अगर 3 kg को, तो लेफ्ट में लगाना पड़ेगा कि राइट में? टेंशन फोर्स लेफ्ट में लगाना पड़ेगा ना टेंशन। हाँ, कुछ लोग राइट बोल रहे हैं। 3 kg के ब्लॉक को अगर तुमने ऐसा लगा दिया, अगर टेंशन देखो ऐसा लगा दिया, कुछ लोग सोच रहे होंगे ऐसा ही लगा लेते यार, जान दो टेंशन T2, यहाँ पे सर ने राइट में लगाया तो यहाँ पे भी राइट। अरे यार ये राइट में लगाया तो kg को तो पुश कर रहे हो, होता है कि पुलिंग फोर्स होता है, मैंने 50 बार बोल दिया है, पुलिंग फोर्स है। ये गलत है अप्रोच, किसी ने अगर एक किया है तो गलत तरीका है। टेंशन हमेशा पुलिंग फोर्स होता है। ये 3 kg वाले ब्लॉक को पुल करने के लिए पीछे लगेगा, 2 kg वाले ब्लॉक को पुल करने के लिए अगर यहाँ पे लिखेंगे तो राइट में लगेगा। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? हाँ, तो इसका आंसर बताओ फटाफट। ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 30 माइनस T2। 30 माइनस T2 क्यों लिखा वो भी बताया था मैं आपको। बॉडी चल रही है राइट में, यानी कि नेट फोर्स की वैल्यू राइट में आने वाली है, यानी कि 30 ज्यादा होगा, ये कम होगा। 30 माइनस T2 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। मास कितनी है? 3। एक्सीलरेशन कितनी है? 2। सो आई थिंक सो यहाँ से हो जाएगा 30 माइनस 6, ये हो जाएगा 24 न्यूटन। सो 24 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। या दैट्स राइट, करेक्ट आंसर 24 न्यूटन। क्या ये बात सबको समझ में आई? यस और नो? ठीक है, अभी क्या है, ये इतना ही रहने देते हैं, ऑलरेडी 10:30 से क्लास है दूसरा भी, लेकिन अभी 10:45 या 49 हो गया, तो ओके, तो यहाँ तक रहने देते हैं। मैं अभी मैंने आपको बोल ही दिया है कि मैं किसी भी कीमत पे जो है वीडियो अपलोड करना चालू करता हूँ, क्योंकि नेटवर्क में प्रॉब्लम आता रहता है, तो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, देखता हूँ उसमें कैसा रिस्पॉन्स आता है आपका, उसके हिसाब से आगे का काम करते हैं। ठीक है, यस, चलो बाय बाय। और अभी आप लोग को जो है वो जो 12th वाले बच्चे हैं, वो 12th वाले बच्चों का क्लास होगा 11 o'clock से। 10 मिनट में आपका क्लास चालू होगा, 10 मिनट आप रेस्ट कर लो। ठीक है।